हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों की, लेकिन उससे पहले देखिए शिक्षा और रोजगार से जुड़ी दिन भर की खबरें। सबसे पहली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कॉलेजों को अगस्त से खोला जा सकता है। कॉलेजों के खुलने के बाद उन्हीं विद्यार्थियों को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन कराया होगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति में सुधार और वैक्सीनेशन की गति को देखते हुए अब कॉलेजों को फिर से खोलने पर विचार कर रही है, लेकिन स्कूलों को खोलने को लेकर अभी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है और न ही इस पर कोई विचार किया गया है। अहम सूचना यह है कि कॉलेजों के खुलने के बाद परिसर के भीतर उन्हीं छात्रों, शिक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने कम से कम अनिवार्य रूप से कोरोना टीके की एक खुराक ली होगी। प्रदेश में 23 जून को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में एक समिति ने इस निर्णय पर सहमति व्यक्त की। हालांकि एमपी के कॉलेजों को फिर से खोलने का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ही लिया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य भर के कॉलेजों को फिर से खोलने पर संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि यदि टीकाकरण की गति समान रही तो राज्य कॉलेज, कोचिंग सेंटर और सिनेमा हॉल खोलने पर विचार करेगा। सभी छात्रों को टीका लगवाने की सलाह भी दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य के कॉलेजों को फिर से खोलने पर कोई निर्णय लेने से पहले सरकार जुलाई में फिर से स्थिति की समीक्षा करेगी। हालांकि इसी क्रम में आपको एक और खबर से अवगत करा दें कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के एएनआई को दिए गए बयान के अनुसार कहा कि मुझे पर्सनली लगता है कि हमें स्कूल खोलने पर आक्रामक रूप से काम करना चाहिए क्योंकि इसने युवा पीढ़ी को ज्ञान के मामले में वास्तव में प्रभावित किया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सितंबर-अक्टूबर तक बच्चों को टीका लगाया जा सकता है। वहीं इसी हफ्ते तेलंगाना सरकार ने राज्य में लॉकडाउन पाबंदियां पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है, जिसके साथ ही स्कूल कॉलेजों को भी दोबारा खोलने की अनुमति दे दी गई है। कैबिनेट ने सभी विभागों के अधिकारियों को राज्य में लॉकडाउन के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने का निर्देश दिया है। इसी के तहत अब 1 जुलाई से राज्य में स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस लगनी शुरू हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईबीपीएस आरआरबी 2021 पीओ और क्लर्क के पद के लिए प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जारी की गई है। वे सभी उम्मीदवार जो परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे अपना प्रोविजनल रिजल्ट आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर विजिट कर डाउनलोड कर सकते हैं। आईबीपीएस ने आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और तमिलनाडु राज्यों में आरआरबी पीओ के लिए चयनित उम्मीदवारों की रिजर्व लिस्ट जारी की। वहीं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और तमिलनाडु राज्यों में क्लर्क पदों के लिए रिजल्ट लिस्ट जारी की गई। वहीं अगर बात करें आईबीपीएस आरआरबी 2021 के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया यानी सीआरटी आरआरबी एक्स की, तो आपको बता दें कि 11,000 से ज्यादा पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए सिर्फ 3 दिन शेष रह चुके हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जल्द से जल्द इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आईबीपीएस कैलेंडर के अनुसार पीओ और क्लर्क पदों के लिए आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स एग्जाम 2021 ऑनलाइन मोड में 1 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 14 अगस्त और 21 अगस्त 2021 को आयोजित होने वाली है। प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने वालों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज शाम 4 बजे लाइव होंगे और सीबीएसई कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के बारे में छात्रों के सवालों के जवाब देंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय के बाद कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी थी। बोर्ड ने कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रिजल्ट का फॉर्मूला भी तय किया है, मगर बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक इस फॉर्मूले से असंतुष्ट दिखे हैं। शिक्षा मंत्री छात्रों और अभिभावकों के सभी सवालों के जवाब देंगे। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को 10 दिन के अंदर 12वीं क्लास की मूल्यांकन नीति बताने का आदेश दिया है और कहा है कि 31 जुलाई तक नतीजे घोषित हो जाने चाहिए। वहीं इम्तिहान के कार्यक्रम में एकरूपता लाने के लिए दायर याचिका पर कोई निर्देश जारी करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र और स्वायत्त हैं, लिहाजा उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार के बोर्ड एग्जाम करवाने के निर्णय को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा कि वो सामाजिक और शारीरिक दूरी के सिद्धांत का पालन करते हुए हर एक परीक्षा कक्ष में 15 से 20 छात्रों का बिठाने का इंतजाम कैसे करेंगे।
कोर्ट ने आंध्र सरकार के हलफनामे के हवाले से कहा कि आपके यहाँ कुल परीक्षार्थियों के लिए कम से कम 34,600 कमरों की जरूरत होगी, उसे कैसे मैनेज करेंगे। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा कि आपने जुलाई के आखिरी हफ्ते में इम्तिहान आयोजित करने की बात कही है, यदि आपने इम्तिहान करा भी लिया तो नतीजे कब तक दे पाएंगे। देश विदेश के विश्वविद्यालय आपके नतीजों का इंतजार करेंगे क्या। कोर्ट ने कहा कि हम आपके इंतजाम और रवैये से संतुष्ट नहीं हैं। जब तक हम छात्रों और स्टाफ के स्वास्थ्य रक्षण और सुरक्षा को लेकर संतुष्ट और निश्चिंत नहीं हो जाते, हम आपको इम्तिहान आयोजित करने की इजाजत नहीं दे सकते। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि अगर हमें अपनी योजना में कोई समस्या दिखाई देती है तो हम इसे रद्द भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिया टुडे में छपी एक खबर के अनुसार रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी जल्द ही नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए ऑनलाइन एग्जाम शुरू करने जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा के 6 फेज सितंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक आयोजित किए जा चुके हैं, जिसके बाद कोरोना के खतरे को देखते हुए आगे के फेज स्थगित कर दिए गए थे। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जानकारी जारी की थी कि महामारी के खतरे को देखते हुए एग्जाम रोके जा रहे हैं और कोरोना की स्थिति काबू में आने पर ऑनलाइन परीक्षाएं फिर शुरू होंगी। बोर्ड ने 7वें फेज के एग्जाम के लिए कोई आधिकारिक डेट जारी नहीं की है, मगर राज्यों में शुरू हो रहे अनलॉक के प्रोसेस को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले फेज की परीक्षाएं जुलाई में शुरू हो सकती है। एग्जाम डेट, सिटी और सेंटर की जानकारी उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से लॉगिन करना होगा और अपने एग्जाम डेट और सिटी की जानकारी चेक करनी होगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ ही फ्री ट्रैवल पास भी जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया होगा उन्हें इसकी सुविधा मिलेगी। किसी भी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। एग्जाम सेंटर पर एंट्री के लिए भी ऑनलाइन एडमिट कार्ड की कॉपी ही मान्य है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक rrbcdg.gov.in पर एग्जाम से 4 दिन पहले लाइव होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वायुसेना ने एयरमैन ग्रुप एक्स और वाई भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि घोषित कर दी है। सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड सीएएसबी द्वारा परीक्षा का आयोजन जुलाई 2021 में किया जाएगा। सीएएसबी की वेबसाइट पर फ्लैश हो रही सूचना में कहा गया है कि ऑनलाइन परीक्षा जुलाई 2021 में आयोजित हो सकती है। इसके लिए एडमिट कार्ड समय पर अपलोड किया जाएगा। इससे पहले सीएसबी एयरमैन ग्रुप एक्स और वाई भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन 18 से 22 अप्रैल के बीच होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने यूपीएससी एनडीए NA2 परीक्षा 2021 स्थगित कर दी है, जो 5 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली थी। परीक्षा के लिए रजिस्टर करने वाले उम्मीदवार इससे संबंधित नोटिस आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक यूपीएससी एनडीए NA2 परीक्षा 2021 अब संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा 2 2021 के साथ आयोजित की जाएगी, जो 14 नवंबर 2021 को होने वाली है। बता दें कि देश भर के 75 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होने वाली है। उम्मीदवारों को अपना परीक्षा केंद्र बदलने का मौका दिया जाएगा। उम्मीदवार यदि चाहे तो अपने परीक्षा केंद्र में बदलाव कर सकते हैं। बता दें कि यूपीएससी एनडीए NA2 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 29 जून 2021 को खत्म हो गया है। आवेदन प्रक्रिया 9 जून 2021 को शुरू हुई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 370 और नौसेना अकादमी के 30 पदों को भरा जाएगा। बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन HPPSC ने असिस्टेंट ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर पद की 40 रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 24 जून से शुरू हुई इस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की आखिरी तारीख 21 जुलाई 2021 है। असिस्टेंट ऑफिसर के सभी पदों एवं असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एवं सिविल के लिए 18 से 45 वर्ष आयु सीमा होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी गई है। योग्यता मापदंड के बारे में आपको बता दें कि असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए SC/ST इंटरनल HPPCL उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 55% और अन्य वर्गों के पास न्यूनतम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए।
असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल के लिए SC/ST HPPCL के उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 55% और अन्य वर्गों के पास न्यूनतम 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होना आवश्यक है। असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए SC/ST और HPPCL उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 55% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में BA या BTech, साथ ही MTech इन इलेक्ट्रिकल या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हाइड्रो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में होना जरूरी। असिस्टेंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लॉ के लिए SC/ST HPPCL उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 50% और अन्य वर्गों के पास न्यूनतम 55% अंकों के साथ लॉ में स्नातक होना चाहिए। असिस्टेंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस के लिए SC/ST और HPPCL उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 50% और अन्य वर्गों के पास न्यूनतम 55% अंकों के साथ BCom सहित CA, ICWA, MCom, MBA इन फाइनेंस किया होना जरूरी है। असिस्टेंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पर्सनल के लिए SC/ST HPPCL उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 50% और अन्य वर्गों के पास न्यूनतम 55% अंकों के साथ HR पर्सनल में MBA या इनके समकक्ष कोई डिग्री होना आवश्यक है। चयनित उम्मीदवारों को 16,650 से 39,100 रुपए तक का वेतनमान दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल ने 147 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें, आवेदन प्रक्रिया 18 जून 2021 से शुरू की गई है, जो 18 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर के लिए अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष और एसोसिएट एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 50 वर्ष तय की गई। उम्मीदवारों के पास पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता जैसे MD या MS या इनके समकक्ष कोई योग्यता और इसी के साथ या फिर अलावा MCH फॉर सर्जिकल सुपर स्पेशलिटीज और DM फॉर मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज या इनके समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है। वहीं चयनित उम्मीदवारों को प्रोफेसर पद के लिए 1,48,900, एडिशनल प्रोफेसर के लिए 1,48,200, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,38,300, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,01,500 रुपए का वेतनमान दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की अंतिम भर्ती के बारे में आपको बता दें, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPPSC ने डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पद की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2021 तक चलेगी। आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 से 33 वर्ष के बीच होना जरूरी है। इसके साथ आवेदकों के पास DSP रेडियो के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में BE या BTech और DSP कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर साइंस या IT में BE या BTech डिग्री होना जरूरी है। साथ ही दोनों पदों के लिए MP रोजगार पंजीयन रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आपको यह पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।